So hello everyone, this is Dr. विशाल जौहरी। वेलकम टू एमबीबीएस मतलब जौहरी एमबीबीएस। और आज से अपन पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री। जितने भी लोग मुझे नहीं जानते उन लोगों को शॉर्ट इंट्रो मेरा दे देता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर विशाल जौहरी। मैं 2019 बैच से एमबीबीएस पास आउट हूं। और अभी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं मेरी या तो पीजी की तैयारी कर रहा हूं या तो मेरी पीजी अभी तक कंप्लीट भी हो गई होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन। अभी अपन बात करते हैं आज से अपन क्या पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आज अपन वो सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा आप तकलीफ में रहते हो, बायोकेमिस्ट्री। साल भर आप एनआर्ट पढ़ लोगे, फिजियोलॉजी पढ़ लूंगे, बायोकेमिस्ट्री लाला आप हाथ नहीं लगाते कि आखिरी के 7 दिन में कर लूंगा। इसलिए आखिरी के 7 दिनों के लिए मैंने कोर्स बनाया है। इसका नाम ये बायोकेमिस्ट्री इन 7 डेज। नोट्स ऐसे हैं कि 7 दिन में पूरा बायोकेमिस्ट्री अगर आपने पढ़ के रखा है तो आप रिवाइज कर लूंगे। अगर आपने पहली बार बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो आपको बायोकेमिस्ट्री समझ में आएगा। किस तरीके से आपको फ्लो चार्ट को याद रखना है मैं मेरे कोर्स में बताऊंगा। किस तरीके से इमेजिन करना है मैं मेरे कोर्स में पढ़ाऊंगा। आपको 3D मॉडल आपको नहीं मिलेंगे बायोकेमिस्ट्री में। आज का पहला चैप्टर है सेल। मैं सेल भी आपको 3D मॉडल के साथ पढ़ाने वाला हूं। सो सब कुछ होगा मेरे इस कोर्स में। मैं आपको बहुत स्वागत करता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मेरे साथ आए हैं। पहले आपने हमेशा मुझे दाढ़ी के लुक में देखा होगा, इस बार को नया लुक मैंने अप्लाई करा है, मुंह से रख के स्टार्ट करा है। ये कोर्स में 7 दिन में पूरा शूट कर लूंगा। जैसे जैसे कोर्स खत्म होगा आप देखना दाढ़ी भी उग जाएगी। तो ये एक सिंबल होगा कि बायोकेमिस्ट्री को 7 दिन में किया जा सकता है। अगर मैं पढ़ा सकता हूं तो आप लोग भी पढ़ सकते हो। तो अभी आप जो पूरा मेरा लेक्चर देख रहे हो, ये लेक्चर एक्चुअली मेरा सैंपल वीडियो है। मेरा एक कोर्स है, इसका नाम है एनाटॉमी इन 30 डेज। इसके अंदर आप 30 दिन में पूरे एनाटॉमी कंप्लीट कर लेते हैं। जिसमें मैंने नए क्लिनिकल पैटर्न के हिसाब से, रीजनिंग के टॉपिक के हिसाब से पढ़ा है। यूट्यूब में जो मेरी वीडियो है वो पुरानी वीडियो है, जो ये ऐप पे वीडियो है वो अपडेटेड वीडियो है, नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्लिनिकल एनाटॉमी केस स्टडी के हिसाब से। और लाखों की एमबीबीएस मात्र आप 1500 से 2000 रुपए में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 2000 या 1500 रुपए मत देखो, ये देखो लाखों के एमबीबीएस एनाटॉमी आप खत्म कर सकते हैं। मेरे ऐप में अभी जाओ, नीचे लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, उसमें मैंने पूरा पढ़ाया है एनाटॉमी 30 दिन में। 30 दिन में एनाटॉमी पढ़ो मेरे ऐप में कोर्स के जरिए। जो अभी आप वीडियो देख रहे हो और जो मेरी यूट्यूब की वीडियो है उसमें 19-20 का नहीं 19 लाख का फर्क है। क्योंकि अभी की वीडियो अपडेटेड है, क्लिनिकल केस स्टडी है, एसोसिएशन रीजन इसके अंदर है, रीजनिंग के टॉपिक है, डायग्राम कैसे बनाना है और डॉक्टर कैसे बनना है, क्लिनिकल केस स्टडी के जरिए मैंने पढ़ाया है। तो मेरे ऐप के अंदर आप जाएं, उसमें आप नए कोर्स है एनाटॉमी 30 डे, उसमें एनरोल करें। ये वीडियो आप देख रहे हो ये सैंपल वीडियो है, पूरा कोर्स आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। बिना टाइम वेस्ट करे हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है सेल। बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक अपना आता है सेल। मुद्दे की बात करना पसंद करता हूं मैं। मुद्दे की बात यह है कि सेल अपन क्यों पढ़ रहे हैं। सेल से शॉर्ट नोट आते हैं, मैं आपको कैसे क्वेश्चन आता है वो भी बताऊंगा। यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, किन हेडिंग में लिखना है वो भी बताऊंगा। यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली अपने सेल से क्वेश्चन आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से शॉर्ट नोट आता है, सेल ऑर्गेनेल से शॉर्ट नोट आते हैं, अपने एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट से शॉर्ट नोट आता है। ये सारे कंसेप्ट आपको पहले ही पता होंगे, लेकिन आप यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है एक बार बता देता हूं और पूरा आपको रिवाइज करवा देता हूं। कुछ शॉर्ट नोट भी होते हैं एक्वापोरेंस करके, वो शॉर्ट नोट भी कैसे आपको लिख के आने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपन लोग किस चीज के बने। मैं जब भी ये चीज बोलता हूं ना अपन लोग किस चीज के बने, बच्चे बोलते हैं सर एटम। एटम तो तुम बिल्कुल मॉलिक्यूल के अंदर घुस गए, एटम के तो बने अपन। एटम के अलावा अपन किस चीज के बने, शुरुआत किससे हुई, अपन बने हैं सेल से। अब एक मजदूर बन जाता हूं तुम लोगों के लिए। जिस तरीके से अपन ईंट पे ईंट रखते हैं, ठीक है, मजदूर बन रहा हूं, सीमेंट भी लगा देता हूं, थोड़ा चूना भी पोत दूंगा बाद में, तो ईंट पे ईंट रखते जाएंगे, सीमेंट लगाते जाएंगे। वैसे ही अपनी बॉडी कैसे बनती है, सेल। सेल से सेल एक साथ जुड़ते जाते हैं और टिश्यू बन जाता है। टिश्यू एक साथ अपने ऑर्गन बन जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन काम करने लगते हैं, तो मल्टी सिस्टमिक ऑर्गन वाला एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे कि अपन लोग ह्यूमन बॉडी है, तो बॉडी बनी किसकी है, बॉडी अपनी बनी है सेल की। और आज यही पूरा सेल अपन पढ़ने वाले हैं। तो पहले अपन बेसिक पढ़ेंगे कि सेल क्या है, सेल ऑर्गेनल क्या है, 3D में सेल कैसे दिखता है, फिर अपन डायरेक्ट इसके शॉर्ट नोट पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो एक सेल ना कुछ इस प्रकार का 3D स्ट्रक्चर होता है। देख रहे हो आप, एक सेल जो है एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 2D में उसको पढ़ाया नहीं जा सकता। सेल जो है एक 3D स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। अब सेल के अंदर सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है, सेल में सबसे बाहर अपनी प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से मेरा मतलब यह है, अगर आप पूरा ये जो आप सेल देख रहे हो ना, सेल के बाहर अपना ये प्रेजेंट होता है एक पूरा सेल मेम्ब्रेन। इसे अपन सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और इसे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों से बोला जाता है। तो एक सेल के अंदर सबसे बाहर अपना होता है सेल मेम्ब्रेन। ये अपन 2D में देख रहे हैं। अब
फिर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है आपको पहले ही पता होगा। न्यूक्लियस के अंदर अपने रहते हैं डीएनए, डीएनए से बनता है आरएनए भी प्रेजेंट होंगे, और आरएनए वाले प्रोटीन भी कुछ प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के इसके अंदर प्रेजेंट होंगे अपने न्यूक्लियस के अंदर। तो पहले अपन ने क्या देखा, अपना सेल है, सेल के अंदर प्रेजेंट होती है इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बारी आ रही है सेल के अंदर जाने की, कि अपने सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। अब आप यहां पे देखिए, तो अपन जूम करके सेल के अंदर जाएंगे 3D में, ये देखो। तो अपन इस तरीके से सेल के अंदर जा रहे हैं। तो इस तरीके से अपन देखो सेल के अंदर आ गए, और सेल के अंदर आपको क्या दिख रहा है, सेल के अंदर सबसे पहले आपको सॉलिड सा एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बॉल जैसा। ये सॉलिड स्ट्रक्चर क्या है, इसी सॉलिड स्ट्रक्चर को अपन बोल देते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होते हैं, और अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूरी अपनी न्यूक्लियस है जिसके अंदर डीएनए है। अगर आप ध्यान दो, ये सेल की ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए आरएनए तो प्रेजेंट है, साथ में कुछ छेद भी प्रेजेंट है। ये छेद क्या डिनोट कर रहे हैं, ये छेद एक्चुअली में ये डिनोट कर रहे हैं, इसको अपन बोल देते हैं न्यूक्लियर पोर। एक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर इस प्रकार से छेद होते हैं, इन छेदों को अपन बोल देते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इन न्यूक्लियर पोर से क्या होता है, अपन डीएनए से बनाते हैं आरएनए। तो आरएनए जो है इसी न्यूक्लियर पोर से बाहर आता है, अपने साइटोप्लाज्म में बाहर निकल जाता है। सो न्यूक्लियस के इस प्रकार से न्यूक्लियस पोर दिखाई देते हैं। फिर अपन आते हैं अंदर, कि सर इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर आप देखो डेंसली कंडेंस अपना पूरा डीएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर इस प्रकार से आपको पूरा डीएनए दिख रहा है। ये जो है इसे अपन बोल देते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर अपना होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस किसका बनता है, डीएनए का, आरएनए का। अपने इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर इस प्रकार से न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, डीएनए आरएनए प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ये एक तरीके से देख लो, ये अपना डीएनए ही अपने पूरे सेल को चलाता है। तो ये अपना चलाने वाली मेन फैक्ट्री हो गई जो सेल के अंदर होती है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के जस्ट बाहर क्या प्रेजेंट होता है वो अपन देखते हैं। ये बहुत ही कॉमन है, अपन नीट के टाइम में पढ़ते हैं, लेकिन आप एक बार 3D में रिवाइज कर दो। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर क्या प्रेजेंट होता है, यहां आप देखो, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर अपने प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फोल्ड्स प्रोटीन होते हैं। अगर आप यहां पे देखें, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इस तरीके से फोल्ड प्रोटीन होते हैं। इन फोल्ड प्रोटीन को अपन बोल देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होते हैं, इस प्रकार से राइबोसोम जुड़े होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद अपना न्यूक्लियस के ही आगे, रफ के बाद हमें प्रेजेंट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अपने जो है राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, बट ये अपना हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह रिएक्शन चलाने में, ये हेल्प करता है। सो ये जस्ट अपने न्यूक्लियस के बाहर अपना प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इतने आपको स्ट्रक्चर समझ में आए। अब अपन आते हैं अपने सेल के अंदर के दूसरे स्ट्रक्चर को, इसे अपन बोल देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है अपन पावर हाउस भी बोलते हैं। अपने सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। सेल के अंदर इतने भी छोटे छोटे आप कंपाउंड देख रहे हो, उसे बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। अब अपने यूकैरियोटिक सेल वो वाले सेल होते हैं जो अपने अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसी भी सेल के अंदर डीएनए आरएनए अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो तो वो यूकैरियोटिक सेल कहलाते हैं, जैसे अपने सेल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर अपन को माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, अपना एक पावर हाउस है। ये किसमें हेल्प करता है, अपने एटीपी बनाने में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपना एटीपी बनाने में हेल्प करता है। और एटीपी क्या होता है, एटीपी एक एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है। इसको अपन बोल देते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया पे ना अलग से आपको शॉर्ट नोट भी पूछ लिया जाता है कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके का होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया को अभी अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप देखो, एक माइटोकॉन्ड्रिया को अपन खोल के अब पढ़ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे दिखता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ना डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर में एक मेम्ब्रेन होती है, उसे अपन बोल देते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसे अपन बोल देते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक मेम्ब्रेन है, उसे बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एक अंदर की तरफ पूरा एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, इसे अपन बोल देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स कहां प्रेजेंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी एक स्पेस होती है, उसे अपन बोल देते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस।
ये जो आप देख रहे हो ना आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में अपनी प्रेजेंट होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो ये अपना होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसके अपन बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। चलो भाई यहां तक अपन ने पढ़ा। अब अपन आ जाते हैं आगे की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा अपने सेल में जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है गोल्जी अपरेटस। यहां पे आप देख रहे हो ना ये अपने गोल्जी अपरेटस है। गोल्जी अपरेटस क्या होता है? अपना फोल्डेड प्रोटीन होता है। अब क्या हुआ आप यहां पे समझो, अब आप सीक्वेंस समझना किस तरीके से चीजें हो रही है। अब डीएनए से क्या बना भाइयों? डीएनए से बना अपना आरएनए, आरएनए से क्या बना? अपना प्रोटीन। अब ये प्रोटीन जो अपन आरएनए के बाद बनाते हैं फुल्ली एक्टिव नहीं होता, इस प्रोटीन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। जैसे कि प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल जोड़ दो, प्रोटीन में लिपिड के मॉलिक्यूल जोड़ दो, तो ये सारे मॉडिफिकेशन करने का काम करता है गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस जो है प्रोटीन की फोल्डिंग कराता है, प्रोटीन के मॉडिफिकेशन कराता है, बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है गोल्जी अपरेटस। ठीक है, चलो एक अपना होता है गोल्जी अपरेटस। फिर सेल के अंदर और क्या पाया जाता है? सेल के अंदर इस तरीके से अगर आप देखो कुछ सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। सेंट्रियोल जो है सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, तो एक सेल के अंदर सेंट्रियोल पाए जाते हैं। पूरा अपन 3D में देख रहे हैं ताकि आप लोगों को चीजें इमेजिन हो पाए। ना सिर्फ सेंट्रियोल, अपने सेल में और भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके अलावा सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? उसके अलावा सेल में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये आप देख रहे हो लंबे से धागे जैसा स्ट्रक्चर है, इन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। उसके अलावा अपना प्रेजेंट होता है इंटरमीडिएट फाइबर्स। इंटरमीडिएट फाइबर जो होते हैं उसके अलावा सेल के अंदर प्रेजेंट होता है इंटरमीडिएट फाइबर्स। ये इंटरमीडिएट फाइबर्स क्या करते हैं? सेल का एक पूरा स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इतना आपने देखा। अब सेल को और जूम करते हैं भैया, सेल के अंदर और क्या प्रेजेंट है। फिर सेल के अंदर और क्या प्रेजेंट है? सेल के अंदर फिर ये छोटे मोटे कुछ ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अपना वेसाइकल। वेसाइकल के अलावा सेल के अंदर जो है पेरिऑक्सोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही छोटे से ऑर्गेनल होते हैं एकदम। तो पेरिऑक्सोसोम ये भी सेल के ऑर्गेनल होते हैं। सो यूकैरियोटिक्स देखो अब क्या रहता है ना, सेल जो है अलग अलग शेप के और साइज के होते हैं। एम आई क्लियर? लेकिन कुछ सेल के अंदर ना यूकैरियोटिक सेल में कुछ चीज कॉमन होती है, जैसे कि सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होना, सेल में गोल्जी अपरेटस होना, सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना, सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स होना, सेंट्रियोल्स होना, इंटरमीडिएट फिलामेंट होना, अपने सेल के अंदर पेरिऑक्सिसोम होना। ये सारे फीचर जो होते हैं ये कॉमन फीचर हैं जो अपने सारे यूकैरियोटिक सेल में आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरा मैंने आपको 3D में एक बार दिखा दिया, जिसके कारण आपकी ज्यादा से ज्यादा इमेजिनेशन पावर बढ़ पाए। अब अपन मेरे नोट्स में देखते हैं। मेरे नोट्स भी मैंने इस तरीके से बनाए हैं कि आप सारे टॉपिक को बड़े आराम से रिवाइज कर सकते। चलिए पहले अपन क्या थ्योरी वाला पार्ट देखेंगे, फिर अपन देखेंगे शॉर्ट नोट किस प्रकार से आता है। तो पहले आप बेसिक पार्ट देख लो कि यार सेल क्या होता है। मुझे पता है ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगी, बट एक बार और रिवाइज करने में क्या जा रहा है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेल? सेल क्या है? अपनी स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट होती है बॉडी की, जो कैपेबल होता है अपने खुद के फंक्शन करने के लिए। फंक्शन कैसे कि मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अपने सेल के अंदर बहुत सारी रिएक्शन चलती है, उसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। सेल जो है ग्रोथ कर सकता है, सेल रिस्पॉन्स कर सकता है, सेल अपने आप को डिवाइड करके रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो सेल सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट अपनी होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने। या तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल के होते हैं, जैसे अपने बैक्टीरिया। अपन लोग बहुत सारे सेल से मिलके बने, अपन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फिर सेल की स्टडी क्यों जरूरी होती है? ताकि अपन सेल का स्ट्रक्चर जान पाए, सेल के अपन फंक्शनल बेसिस अपन जान पाए। अब सारे एवरी सेल के अंदर कुछ चीज कॉमन होती है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होना, सेल मेम्ब्रेन के अलावा साइटोप्लाज्म होना और अपना जेनेटिक मटेरियल होना। अब आपको यहाँ पे 2D में दिखाता हूँ। ये अब आप ना 2D में इतने अच्छे से नहीं देख पाएंगे जितने अच्छे से अपन ने 3D में देखा। 2D में अगर आप देखो तो सेल के अंदर सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे आप 2D में अपन देख रहे हैं सबसे बाहर सेल में अपना प्रेजेंट होता है अपना एक सेल मेम्ब्रेन। सेल में एक प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल के अंदर एक प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए वगैरह अपना प्रेजेंट होता है। फिर जस्ट न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर अपना क्या प्रेजेंट होता है? अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, फिर अपना उसके बाहर प्रेजेंट होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एम आई क्लियर? अपना न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, इसके अलावा जितनी भी आप स्पेस देख रहे हो ये सेल में, इस पूरे स्पेस को अपन बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितनी भी स्पेस होती है ना सेल में, उस स्पेस को अपन बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। एक पानी जैसा फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सेल के ऑर्गेनल अपने प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूरा अपना साइटोप्लाज्म। अब सेल के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है? इंपॉर्टेंट चीज देखें, छोटे छोटे से ऑर्गेनल होते हैं, उन्हें राइबोसोम बोलते हैं।
अपने एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक से ज्यादा होते हैं, डिपेंड करता है कि सेल को कितनी एनर्जी चाहिए, उसके हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अपना गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन की फोल्डिंग कराते हैं। फिर अपना लाइजोसोम प्रेजेंट होते हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। सेंट्रियोल होते हैं जो कि सेल डिवीजन करवाता है। पैराऑक्सीसोम्स होते हैं, कुछ अपने वैक्यूल्स होते हैं। तो अपने सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। ये 2D में मैंने आपको दिखाया, ये एक 3D डायग्राम है। ये 3D डायग्राम में आप देख पा रहे हो, इस प्रकार से पूरा सेल होता है और 3D में मैंने आपको एक सेल पूरा भी दिखाया। अब अपन आते हैं टाइप ऑफ सेल, कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं। सो दो प्रकार के सेल जो है मेन अपन पढ़ते हैं अपनी पूरी स्टडीज में। बायोलॉजी में अपन दो प्रकार के सेल पढ़ते हैं। एक होता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल उन सारे सेल को बोलते हैं जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए आरएनए वो एक क्लोजली पैक मेम्ब्रेन के अंदर होता है, न्यूक्लियस उसे बोलते हैं। सो न्यूक्लियस के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए आरएनए प्रोटीन, इस सबको मिलाकर अपन बोल देते हैं न्यूक्लियोलस। तो अगर अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो इसे अपन बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल, जो अपने सेल हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसे सेल ऑर्गेनल भी देखने को मिलेंगे। फिर एक अपना होता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, जितना भी अपना जेनेटिक मटेरियल है इसे अपन न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अपने प्रोकैरियोटिक सेल का जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए आरएनए वो किसी स्पेसिफिक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। सो न्यूक्लियोइड जो रहते हैं वो अपने प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल है जो डायरेक्टली अपने कहां प्रेजेंट होता है, अपने बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। फिर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक वॉल भी पाई जाती है, स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे अपन सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। एम आई क्लियर? ये अपना होता है प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल जो अपने अंदर है, प्रोकैरियोटिक सेल जो रहता है वो बैक्टीरिया के अंदर होता है। इसका थोड़ा सा अपन डिफरेंस पढ़ लेते हैं। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता नहीं है लिखने के लिए, लेकिन आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। देखो मैं आपको एक बहुत ही प्यारी चीज बताता हूं। मान लीजिए आप कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, मान लीजिए आप बुर्ज खलीफा बिल्डिंग बना रहे हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग। जब तक उस बिल्डिंग का बेस स्ट्रांग नहीं होगा नीचे वाला, तब तक आप उसकी इमारतें कैसे बनाओगे ऊपर की? आप डायरेक्टली थोड़ा ना 4th फ्लोर 5th फ्लोर पे काम करोगे, पहले आप बेस बनाओगे। सेम बायोकेमिस्ट्री एक बड़ी बुर्ज खलीफा बिल्डिंग जैसा है, पहले आपको बेसिक टॉपिक करने पड़ेंगे जो आपको पहले से पता होंगे। मुझे पता है ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन एक बार और इनका रिवीजन कर लो क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक चीजें हैं जो एक मेडिकल के स्टूडेंट को मालूम ही होना चाहिए। सेल क्या होता है, सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। अब आप यूकैरियोटिक सेल दो। यूकैरियोटिक सेल जो है वो सारे सेल हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होती है और अपने मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होता है। अब देखो यूकैरियोटिक सेल जो रहते हैं ना, शो हाई डिग्री ऑफ इंटरनल कंपार्टमेंट। यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे इंटरनल कंपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होती है। अब यूकैरियोटिक सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे अपन बोल देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल मतलब ह्यूमन सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगस के सेल, ये सारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं। फिर अपने आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं? जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ना वो सिंपलेस्ट सेल होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होती और सेल बाउंडेड अपने ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं होते। उनका जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली उनका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है एज ए न्यूक्लियोइड। जो अपने प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो साइज में भी अपने छोटे होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक सेल वॉल भी पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जैसे कि अपने बैक्टीरिया के सेल होते हैं और अपना प्रेजेंट होता है साइनोबैक्टीरिया, ये अपने प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। बच्चे जो है सेल का चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं, पढ़ते नहीं है, बट सेल के चैप्टर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन आ गया तो अब लिख के क्या होंगे, वही वाली बात आ जाती है ना। फिर जनरल एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या पाया जाता है? जनरल एक यूकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है? जनरल एक यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के साथ सेल ऑर्गेनल होते हैं और अपना एक न्यूक्लियस पाया जाता है। एम आई क्लियर? So this is all about basic। अब यहां तक जो है अपन ने पूरे बेसिक टॉपिक पढ़ लिए। अब अपनी बात आती है मेन टॉपिक पे। अब अपन पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट नोट कैसे आता है कि आप शॉर्ट नोट लिखें फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन का मॉडल क्या है। सेल मेम्ब्रेन का मॉडल जो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है, साइंटिस्ट ने दिया था,
इस पूरे फ्लूइड मोजाइक मॉडल को आप एक्सप्लेन करें कि सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है। अब अपन सेल मेम्ब्रेन देखते हैं। आप लोगों को पता होगा कि एक सेल मेम्ब्रेन कैसे बनती है, लेकिन मैं एक बार और बता देता हूं। इसको 2D में पहले देखेंगे, फिर इसको 3D में भी देखेंगे। देखो, अब जो सेल मेम्ब्रेन जो बनती है ना, वो बनती है लिपिड्स की। अब आप बोलोगे सर लिपिड क्या होता है? तो लिपिड एक प्रकार का फैट होता है। अब एक लिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लिपिड जो एक प्रकार के फैट होते हैं। लिपिड में एक हेड पाया जाता है। हेड जो रहता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी में डिसॉल्व हो जाता है, पानी से लविंग होता है। हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब लविंग, पानी से लविंग, पानी से लव करने वाला, पानी में डिसॉल्व होने वाला स्ट्रक्चर होता है लिपिड का हेड। और लिपिड में एक होती है टेल। लिपिड की जो टेल रहती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब डर। ये पानी में डिसॉल्व नहीं होती, पानी से हेट करने वाली है। अब एक लिपिड ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब अपने सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या लिपिड पाए जाते हैं? बहुत सारे लिपिड होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और लिपिड की बायलेयर होती है। मतलब एक लिपिड ऐसा होगा, लिपिड का हेड एक तरफ ऊपर होगा और टेल नीचे की तरफ होगी। ये पहली अपनी लिपिड की लेयर है, हेड ऊपर है, टेल नीचे है, हेड ऊपर, टेल नीचे, इस प्रकार से लिपिड लगा हुआ होता है। साथ में नीचे की तरफ भी एक लिपिड की लेयर होती है, जिसमें हेड नीचे की तरफ होगा, टेल ऊपर की तरफ होगी। हमेशा याद रखना, लिपिड की पहली लेयर और दूसरी लेयर की टेल जो है एक दूसरे के साइड में होती है। सो अपने एक सेल की मेम्ब्रेन कैसे बनती है? लिपिड से बनती है। ये लिपिड भी कौन सा होता है? अपना फोस्फोलिपिड होता है। लिपिड की एक वैरायटी है, फोस्फोलिपिड इसे बोलते हैं। तो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की 2 लेयर से अपना एक सेल मेम्ब्रेन बनती है। ठीक है भैया, सेल मेम्ब्रेन समझ गए। फिर सेल मेम्ब्रेन में और क्या होता है सर? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है कुछ प्रोटीन लगे होते हैं। कुछ प्रोटीन जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ लगे होते हैं, उसे अपन बोल देते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ये जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्रोटीन जो होते हैं अपने सेल मेम्ब्रेन में वो अपने इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। मतलब सेल मेम्ब्रेन में एक तरफ खुलते हैं, एक साइड खुलते हैं आउटर में, और सेल मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ भी खुलते हैं। इसे अपन बोल देते हैं इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन। फिर अपने लिपिड के साथ ना कितनी बार कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल भी जुड़ जाता है। लिपिड के साथ जो है कितनी बार एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल भी जुड़ जाता है। इसको अपन बोल देते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड मतलब लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जुड़ गया। लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जुड़ गया, ग्लायोलिपिड है। अब ये ग्लायोलिपिड बहुत ही जरूरी होते हैं। अब देखो, एक सेल को अगर दूसरे सेल से बात करनी है तो एक सेल दूसरे सेल से बात कैसे करेगा? सेल के पास मुंह तो है नहीं, आंखें तो है नहीं कि वो ऐसे बात करेगा। ओ माय गॉड, हेलो सेल, मेरे बगल वाले नेबर सेल, आप कैसे हो? अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। इस तरीके सेल तो बात नहीं करेगा। अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर अपना इस प्रकार से प्रेजेंट होता है एक कार्बोहाइड्रेट की चेन, ग्लायोलिपिड। लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है, जो बोलते हैं ग्लायोलिपिड। ये ग्लायोलिपिड क्या करते हैं? एक सेल से दूसरे सेल को इंटरेक्शन करने में हेल्प करते हैं। एक तरीके से बातचीत आप मान लो, इस तरीके से एक सेल दूसरे सेल से इंटरेक्शन करता है। एम आई क्लियर? फिर अपने सेल में कुछ प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन भी कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़े होते हैं। इसको अपन बोल देते हैं ग्लायोप्रोटीन। ग्लायो मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। अगर प्रोटीन के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा तो इसे अपन बोलेंगे ग्लायोप्रोटीन। इतने सारे स्ट्रक्चर होते हैं। उसके साथ में सेल के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल क्यों प्रेजेंट होता है सर? सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल इसलिए प्रेजेंट होता है, वो सेल की फ्लूइडिटी मेंटेन करता है। अभी जो सेल मेम्ब्रेन है इसका मॉडल इस प्रकार से होता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है। सर फ्लूइड मोजाइक का मतलब क्या है? अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लूइड? अपने सेल का स्ट्रक्चर जो होता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लूइड? फ्लूइड का मतलब पानी। जिस तरीके से पानी एक डायरेक्शन में दूसरे डायरेक्शन में बहता रहता है, उस तरीके से अपने सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स है ना, साथ में प्रोटीन है, वो लेटरल में इस तरीके से ट्रेवल कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। ये लिपिड और प्रोटीन की मूवमेंट बहुत जरूरी होती है फ्लूइडिटी मेंटेन करने के लिए सेल मेम्ब्रेन की, जिसके कारण अपने बहुत सारे चीजें जो अपन को सेल के अंदर चाहिए वो ट्रांसपोर्ट हो पाए। अपन किसी भी मॉलिक्यूल का सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर पाए। इसको बोल देते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है? ये जो लिपिड के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने लेटरल साइड में प्रोटीन के साथ मूव कर पाते हैं। जैसे एक पानी मूव होता है, एक फ्लूइड मूव होता है। फिर अपन आ जाते हैं मोजाइक। मोजाइक का मतलब क्या है? मोजाइक से यहां पे मतलब ये है, लिपिड के साथ ना यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन लगे होते हैं। अब लिपिड जो है यहाँ पे देखो इज्जत से अरेंज है। लिपिड जो देखो, लिपिड की बाइलेयर होती है यहाँ पे, लेकिन प्रोटीन जो रहते हैं ना अलग अलग जगह पे लगे रहते हैं। लिपिड की बाइलेयर में प्रोटीन जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लगे होते हैं। इसको अपन बोल देते हैं मोजाइक। अपना सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है। मतलब जिस तरीके से पानी बहता है उसी तरीके से ये लिपिड भी
साथ में प्रोटीन के साथ लेटरल साइड में मूव करते रहते हैं, एक पानी की तरह, फ्लूइड की तरह। साथ में मोजाइक मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन लगे होते हैं। ये अभी आपने 2D में देखा, इसको अब मैं आपको 3D में दिखाता हूं कि एक सेल मेम्ब्रेन 3D में कैसे दिखती है। अब यहाँ पे आप देखो 3D मॉडल। लोगों ने सोचा नहीं होगा कि बायोकेमिस्ट्री भी 3D से पढ़ सकते हैं। जी हाँ, बायोकेमिस्ट्री में आपको 3D मॉडलों से पढ़ा रहा हूं ताकि आप समझ पाए। तो ये एक लिपिड का 3D मॉडल है, ये एक सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है? बहुत सारे लिपिड से बनी है। ये सारे फोस्फोलिपिड है, फोस्फोलिपिड है। ये आप देखो, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखिए, अब आप यहाँ पे 3D में देखो, सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है? लिपिड से बनती है। ये लिपिड का हेड है और ये लिपिड की टेल है। नीचे वाला लिपिड का हेड है और लिपिड की टेल है। इस तरीके से लिपिड की 2 लेयर से, लिपिड की बाई लेयर से अपनी एक पूरी सेल मेम्ब्रेन बनती है। अब ये जितने भी लिपिड प्रेजेंट होते हैं ना, प्रोटीन के साथ लेटरल में मूव कर पाते हैं, जैसे पानी मूव करता है, तो एक फ्लूइडिटी है। साथ में लिपिड के साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? अपने बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट है, जैसे कि ये वाला एक प्रोटीन प्रेजेंट है। अब लिपिड के साथ में क्या प्रेजेंट होता है? एक सेल मेम्ब्रेन में इस प्रकार से क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ये है प्रोटीन के चैनल्स। सर प्रोटीन के चैनल क्या होते हैं? प्रोटीन के चैनल अपने एक तरफ से खुलते हैं सेल में, एक साइड से, और सेल के दूसरे साइड से खुलते हैं, इन्हें बोलते हैं प्रोटीन के चैनल्स। सर ये प्रोटीन के चैनल क्या करते हैं? जैसे आपके घर में गेट काम करता है ना, वैसे प्रोटीन के चैनल काम करते हैं। आप लोगों के घर में गेट है, गेट खोलते तो इंसान अंदर आ पाता है, बाहर जा पाता है, वैसे अपने सेल मेम्ब्रेन में ऐसे प्रोटीन के बने हुए चैनल होते हैं, जिसके कारण अपने वाटर के मॉलिक्यूल, अपने आयन के मॉलिक्यूल सेल के अंदर भी आ पाते हैं और सेल के बाहर भी जा पाते हैं। ये अपना हो गया इंटीग्रल प्रोटीन। कुछ अपने इस प्रकार से पाए जाते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, देख रहे हो आप, इस प्रकार से कुछ पेरिफेरल प्रोटीन भी पाए जाते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन के अलावा यहाँ पे देखो ग्रीन कलर से कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल दिखा रहा है, बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे अपने लिपिड हैं, लिपिड के साथ में प्रोटीन जुड़ा हुआ है। ये लिपिड जो है, जितने भी लिपिड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जितने भी लिपिड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये सारे के सारे लिपिड क्या करते हैं? लेटरली मूव हो पाते हैं। लेटरली ये सारे लिपिड जो है मूव हो पाते हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं क्या मॉडल? फ्लूइड मॉडल। मोजाइक क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जो प्रोटीन है ना वो लगे होते हैं, अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग जगहों पे प्रोटीन लगे होते हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब अपन आते हैं यूनिवर्सिटी में आपको कैसे लिखना है। कंसेप्ट तो आप समझ गए कि अपना सेल मेम्ब्रेन कैसे बनती है, बट यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है ये एक कला है। यूनिवर्सिटी में लिखना कला है, और ये कला को सिखाने में आया हूं, मैं कलाकार हूं जो उस कला को आपको सिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप क्लियर देख पाओ, पहले आपको लिखनी पड़ेगी डेफिनेशन। ऑलवेज अगर आप डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप पॉइंट डाल डाल के लिखेंगे तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। हमेशा याद रखना, यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो आप हेडिंग डाल के लिखें, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, इस प्रकार से, साथ में पॉइंट्स में लिखें, तो ज्यादा मार्क्स आपको मिलने के चांसेस हैं। अब आप क्या लिखेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में? आप ये लिखने वाले हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब जो सेल मेम्ब्रेन जो रहती है वो बहुत ही थिन होती है, पतली सी होती है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, जो अपने सेल को, ये सेल है और ये सेल के बाहर मान लो सेल मेम्ब्रेन है, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है? सेल को सराउंडिंग स्ट्रक्चरों से सेपरेट कर रही है, अपने सेल को सराउंडिंग चीजों से सेपरेट कर रही है। तो सेल मेम्ब्रेन बहुत ही थिन होती है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, जो सराउंड करती है पूरे सेल को और सेपरेट करती है सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। मतलब सेल के साइटोप्लाज्म को, सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को सेल के बाहर वाले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। तो ये डेफिनेशन हो गई, इस तरीके से आपके बुक्स में भी लिखा है। फिर अपन को लिखना है इट एक्ट एज सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर। अब जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर का मतलब यह है कि सेल मेम्ब्रेन अपने सारे मॉलिक्यूल को अंदर नहीं आने देती, कि जो चाहे अपने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाएगा। सेल मेम्ब्रेन से सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड चीजें ही अंदर आ पाती हैं। कैसे अंदर आ पाती है? विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल्स। ये अपने इंटीग्रल प्रोटीन जो है कुछ चैनल बना पाते हैं, उसके कारण ही अंदर आ पाती है कुछ चैनल्स। तो सेल मेम्ब्रेन जो रहती है सिलेक्टिवली परमिएबल करती है, सिर्फ अलाउ करती है सर्टेन सब्सटेंस को ही अपने सेल के अंदर जाने से, और अपने सेल के अंदर से बाहर जाने, अपने सेल के अंदर कुछ प्रेजेंट है तो वो बाहर भी नहीं जा पाता। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिर्फ कुछ ही चीजों को सेल के अंदर आने देगी और कुछ ही चीजों को सेल के बाहर जाने देगी। अब सेल मेम्ब्रेन इज नॉट रिजिड स्ट्रक्चर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिजिड? रिजिड का मतलब सेल मेम्ब्रेन कोई कड़क ठोस स्ट्रक्चर नहीं है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो अपना डायनेमिक स्ट्रक्चर है। डायनेमिक मतलब कंटिन्यूअसली सेल मेम्ब्रेन में चेंज होते रहते हैं।
लिपिड जो है इसके अंदर इस तरीके से फ्लोट करते रहते हैं, इसके अंदर प्रोटीन जो है अलग अलग जगहों पे लगते रहते हैं, इसके अंदर मल्टीपल चेंजेस होते रहते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं वो रिजिड नहीं होती, वो अपनी डायनामिक होती है, कंटिन्यूअसली इसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। अब इट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज बेस्ट एक्सप्लेन बाय, अब सेल मेम्ब्रेन को बेस्ट अपन किससे एक्सप्लेन करते हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल से बेस्ट अपन एक्सप्लेन करते हैं। सो आपने इस तरीके से डेफिनेशन लिखी है एक सेल की, फिर आपने बनाया ये डायग्राम, ये 2D का एक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप डायग्राम बना के आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कौन सा डायग्राम बनाना है, कौन सा फ्लो चार्ट बनाना है, मैं सारी चीज आपको बताऊंगा ताकि आपके यूनिवर्सिटी में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। फिर आप हेडिंग डालेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल की। अब ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है वो एक्सप्लेन करता है मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की सेल मेम्ब्रेन किसका बना है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड की बाइलेयर का बना रहता है, मतलब लिपिड की मेम्ब्रेन से बना है इस तरीके से, जिसमें हेड जो है बाहर की तरफ होते हैं, टेल जो है अंदर की तरफ होती है, साथ में लिपिड की बाइलेयर में प्रोटीन भी लगे हुए होते हैं। अब इसको फ्लूइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि लिपिड के पास हैव ए एबिलिटी ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल ए सर्टेन प्रोटीन टू मूव लेटरली। अब इसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल में फ्लूइड क्यों बोल देते हैं, क्योंकि लिपिड मॉलिक्यूल के पास एक एबिलिटी होती है कि वो लेटरल में, सेल मेम्ब्रेन में लेटरल में इस तरीके से मूव कर पाए साथ में प्रोटीन के साथ। इसको मोजाइक क्यों बोल देते हैं, मोजाइक का मतलब होता है इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन, कि सेल में जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है उसमें अलग अलग जगह पे अपने प्रोटीन लगे होते हैं, इसको बोल देते हैं मोजाइक। तो ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है अपने सेल मेम्ब्रेन का। फिर आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की। अब मैं आपको डिटेल पूरा बताता हूं सेल मेम्ब्रेन का, ऐसे आपको हेडिंग डालनी है। फिर सेल मेम्ब्रेन किस किस चीजों से मिलकर बन रही है वो आपको लिखना है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन बनती है लिपिड की बाइलेयर से, तो आपको लिखना है द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म बाय डबल लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड। सबसे पहले एक सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड से बनती है। लिपिड की 2 लेयर होती है, एक लिपिड का हेड ऊपर होता है, दूसरी तरफ लिपिड का हेड नीचे होता है, लेकिन टेल दोनों की एक तरफ होती है, तो लिपिड की बाइलेयर से बनता है। कौन सा लिपिड होता है, ये होता है फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड में क्या होता है, एक अपना होता है हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड मतलब पानी में सोल्यूबल होने वाला हेड, और एक होता है हाइड्रोफोबिक टेल। 2 हाइड्रोफोबिक टेल होती हैं जो नीचे की तरफ होती हैं। फिर अपना फोस्फोलिपिड जो रहते हैं इन सच्चे वे में अरेंज होते हैं। फोस्फोलिपिड कैसे अरेंज होते हैं कि हाइड्रोफिलिक हेड जो है ऊपर की तरफ होता है एक्वस सॉल्यूशन में, और इसकी टेल नीचे की तरफ होती है, इन सच्चे वे में अरेंज है। अभी लिपिड की जो बाइलेयर होती है ये इस तरीके से अरेंज होती है कि स्टेबल बैरियर बन पाता है। अगर आप ध्यान से देखो, एक 2 फ्लूइड्स के बीच में बैरियर बन रहा है। अबे मान लीजिए सेल है, ये सेल ऐसे लिपिड की बाइलेयर से बना है, ये लिपिड की बाइलेयर से अपना एक सेल बना है। तो इसके कारण क्या होता है, सेल के अंदर मतलब इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड है वो सेल के बाहर जितना भी फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उससे पूरा सेपरेट होता है। एक स्टेबल बैरियर अपन बना लेते हैं। लिपिड की मेम्ब्रेन के कारण क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन बन जाती है जिसके कारण इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सेल के अंदर के फ्लूइड सेल के बाहर के फ्लूइड से सेपरेट होते हैं, वो भी स्टेबली। तो सेल मेम्ब्रेन बहुत ही जरूरी है भैया, लिपिड से बनती है। देन लिपिड के बाद क्या प्रेजेंट होता है, लिपिड के बाद इसमें प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन। लिपिड के बाद सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोटीन जो रहते हैं वो लिपिड के ही बाइलेयर के अंदर अटैच होते हैं। अब कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो लिपिड की बाइलेयर में कंप्लीटली एम्बेडेड होते हैं, जैसे कि लिपिड की बाइलेयर है तो कुछ प्रोटीन ऐसे कंप्लीटली लिपिड के बाइलेयर में घुसे हुए रहते हैं, इसे अपन बोल देते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो लिपिड की बाइलेयर में सिर्फ एक तरफ होते हैं, उसे अपन बोल देते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ये प्रोटीन क्यों होते हैं, लिपिड की बाइलेयर में प्रोटीन क्यों होते हैं, क्योंकि प्रोटीन का काम होता है चैनल बनाना। चैनल बोले तो ये एक सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन में ऐसे चैनल बना लेता है जिसके जरिए कुछ सब्सटेंस अंदर आ पाते हैं, कुछ बाहर जा पाते हैं, तो ये चैनल बनाती हैं। कैरियर प्रोटीन बनाते हैं। कैरियर प्रोटीन मतलब अब ये लिपिड की बाइलेयर है, अब यहाँ पे ये एक प्रोटीन प्रेजेंट है। ये प्रोटीन क्या करता है, अपने एक मॉलिक्यूल को पकड़ लेगा, फिर उस मॉलिक्यूल को अंदर जाके फेंक देगा, तो एक कैरियर की तरह काम करते हैं। रिसेप्टर बनाते हैं, ये प्रोटीन जो है सेल के बाहर रिसेप्टर्स बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं और स्ट्रक्चरल एंकर्स बनाते हैं, ताकि एक सेल जो है चिपका हुआ रहे, एक स्ट्रक्चरल एंकर भी बनाते हैं। फिर अपने आते हैं प्रोटीन। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन जो है सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट कराएगा, अपना सिग्नल रिसेप्शन का काम करेगा। सेल के बाहर ना रिसेप्टर बन जाते हैं। रिसेप्टर कौन बनाता है, यही प्रोटीन बनाते हैं। एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट कर पाता है, मैंने बोला था वो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है अपने लिपिड की बाइलेयर में, उसके कारण
ग्लायोलिपिड्स के कारण। फिर अपन आते हैं कोलेस्ट्रॉल। अब बात आती है सर एक सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल की क्या आवश्यकता आ गई? एक सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है? कोलेस्ट्रॉल जो है सेल की फ्लूइडिटी मेंटेन करके रखता है। जब बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, जब हाई टेम्परेचर होता है ना, तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, अपने सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी है उसको कम कर देता है। मतलब सेल अपने लिपिड जो है ज्यादा आसपास घूम ना पाए, ट्रेवल ना करें। हाई टेम्परेचर में सेल की फ्लूइडिटी मेंटेन करके रखता है। और अगर मान लो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर अगर कभी आ गया, तो वो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को कड़क नहीं पड़ने देता, रिजिड नहीं पड़ने देता। सो कोलेस्ट्रॉल जो है अपने सेल की फ्लूइडिटी नेचर बनाने में बहुत हेल्प करता है। फिर अपने लिपिड की बाइलेयर में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक तो अपना प्रेजेंट होता है ग्लायोप्रोटीन। ग्लायोप्रोटीन मतलब ये लिपिड की बाइलेयर है, तो लिपिड की बाइलेयर में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। उन प्रोटीन्स के साथ या तो कार्बोहाइड्रेट लगाओ, तो इसे अपन बोलेंगे ग्लायोप्रोटीन, कि लिपिड की प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट लगाए। या अपना होता है ग्लायोलिपिड। ग्लायोलिपिड मतलब ये लिपिड प्रेजेंट होता है, लिपिड के साथ अपने कार्बोहाइड्रेट लगा होता है, इसे अपन बोल देते हैं ग्लायोलिपिड्स। एम आई क्लियर? अब ये लिपिड के अंदर कार्बोहाइड्रेट क्यों होते हैं? सेल रिकॉग्नाइजेशन के लिए। एक सेल दूसरे सेल से बातचीत करता है, एक सेल दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज कर पाता है, एक सेल दूसरे सेल से चिपक पाता है, एडेशन हो पाता है। साथ में इम्यून रिस्पॉन्स के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं, और ये प्रोटेक्ट करता है सेल की सरफेस को। एम आई क्लियर? इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। फिर आपको लिखना पड़ेगा फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। एंड में आपको लिखना है फ्लूइडिटी। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो डायनेमिक होती है। डायनेमिक स्ट्रक्चर मतलब कंटिन्यूअसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन चेन होती है, फोस्फोलिपिड के दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं, फ्लूइडिटी एक मेम्ब्रेन की होती है। एंड में अपन देख लेते हैं फंक्शन। अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है, उसके जरिए अपन को यह पता चला कि लिपिड का स्ट्रक्चर क्या है, लिपिड किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। ये पूरा अपन फ्लूइड मोजाइक मॉडल के कारण समझ पाए। सो कुछ इस हेडिंग में आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में सेल मेम्ब्रेन लिखना है। फिर अब अपने आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अपना अगला टॉपिक जो है वो है एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन जो है डायरेक्टली आपको वेरी शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आ जाएगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्वापोरिन्स, की एक्वापोरिन्स क्या होते हैं। अब ये एक्वापोरिन्स जो है नाम ही चिक चिक के इसका काम बता रहा है, नाम ही इसकी पहचान बता रहा है। अपने सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ अपने प्रोटीन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ अपने प्रोटीन होते हैं जो कि अपना इस प्रकार से चैनल बनाते हैं, जिसके जरिए पानी के लिमिटेड वाटर के मॉलिक्यूल सेल के बाहर जा पाए और लिमिटेड वाटर के मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ पाए, जिसके कारण सेल के अंदर जो है वाटर के लेवल रेगुलेट हो पाए। इसको बोल देते हैं एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स उन अपन चैनल्स को बोलते हैं, उन दरवाजों को बोलते हैं जिनके कारण सेल के अंदर पानी आ पाता है और सेल के बाहर पानी जा पाता है। इसको भी मैं आपको एक बार 3D में दिखा देता हूं। ये आप 3D मॉडल में देखिए, ये 3D में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये अपने लिपिड की बाइलेयर है और लिपिड की बाइलेयर में यहां पे अपना प्रेजेंट है एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स क्या करते हैं, अपने वाटर के मॉलिक्यूल को सेल के अंदर भेजते हैं। जैसे सेल के अंदर भेजा है वो सेल के बाहर भी निकाल सकते हैं वाटर के मॉलिक्यूल को। तो इन चीजों को अपन बोल देते हैं एक्वापोरिन। शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वाइवा में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में मैडम पूछ सकती है, वाइवा में या शॉर्ट नोट में आएगा। फिर आपको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, यूनिवर्सिटी में आपको इस तरीके से लिखना है। पहले आपको हेडिंग डालनी है डेफिनेशन कि एक्वापोरिन्स क्या होते हैं। एक्वापोरिन जो है स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन है, मतलब कि अपने लिपिड की बाइलेयर मेम्ब्रेन पे चिपके हुए प्रोटीन है जो कि क्या करते हैं, रैपिडली ट्रांसपोर्ट कराते हैं वाटर मॉलिक्यूल का, अपने सेल मेम्ब्रेन से वाटर के मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। फिर अपने आते हैं फंक्शन पे। अब एक्वापोरिन क्या करते हैं, अलाउ करते हैं सिलेक्टिव मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के सिलेक्टिव मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जाने के लिए और सेल के बाहर आने के लिए काम करते हैं। उसके अलावा ये जो एक्वापोरिन होते हैं वो ऑस्मोटिक बैलेंस बनाते हैं, सेल के अंदर जो है एक प्रॉपर ऑस्मोटिक बैलेंस बनाते हैं और सेल के अंदर जो है वाटर हीमोस्टेसिस कराते हैं। हीमोस्टेसिस मतलब एक नॉर्मल रेंज में वाटर हो, अगर ज्यादा वाटर सेल के अंदर जाएगा तो वाटर फट जाएगा फूल के, तो वाटर का हीमोस्टेसिस ये मेंटेन करते हैं। तो ये इसके मेन फंक्शन होते हैं। इतना ही नहीं, आपको थोड़ा और लिखना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा कि एक्वापोरिन्स कैसे होते हैं। एक्वापोरिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये इंटीग्रेटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन है। इंटीग्रेटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लो इस तरीके से, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर और इनर इन दोनों में ऐसी धसा हुआ है ये प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी इनर भी है। तो इंटीग्रेटेड ये प्रोटीन होते हैं इस तरीके से, देख रहे हैं आप, इस तरीके से वो चैनल बनाते हैं, इसके कारण सेल के बाहर पानी जा पाता है, सेल के अंदर पानी आ पाता है। फिर अपन आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे, कहां कहां अपने एक्वापोरिन प्रेजेंट होते हैं। तो किडनी के ट्यूब्स में एक्वापोरिन प्रेजेंट होते हैं, किडनी में प्रेजेंट होते हैं।
रेड ब्लड सेल में एक्वापोरेंस होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में अपने एक्वापोरेंस होते हैं, अपने लैक्राइमल ग्लैंड में एक्वापोरेंस होते हैं, अपने ब्रेन के अंदर एक्वापोरेंस प्रेजेंट होते हैं। तो इतनी सारी जगहों पे अपने एक्वापोरेंस प्रेजेंट होते हैं। फिर एक्वापोरेंस कितने प्रकार के होते हैं अपने आते हैं टाइप, वेरी शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आएगा। अपने एक्वापोरेंस कितने टाइप्स के होते हैं? दो प्रकार के एक्वापोरेंस होते हैं, एक AQP1 एक्वापोरिन 1, दूसरे अपना AQP2। दो प्रकार के एक्वापोरिन अपनी बॉडी में पाए जाते हैं। अब अपना एक्वापोरिन जो होते हैं ना दूसरे टाइप के, वो अपने किडनी के कलेक्टिव डक्ट में पाए जाते हैं। किडनी होती है, किडनी के अंदर बहुत सारी डक्ट होती है, जैसे कि PCT, DCT, लूप ऑफ एनले, कलेक्टिंग डक्ट। तो किडनी के कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ऐसे एक्वापोरिन प्रेजेंट होते हैं। जैसे अपनी बॉडी के अंदर एक हार्मोन निकलता है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये एक्वापोरिन एक्टिवेट हो जाते हैं और ये पानी का एब्जॉर्प्शन करने लगते हैं अपने कलेक्टिंग डक्ट से, तो किडनी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये अपना एक्वापोरेंस हो गया। एक्वापोरेंस कैसे आता है? वेरी शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आ जाता है। देन एक्वापोरेंस के बाद जो अपन अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उन्हें उससे अपन बोल देते हैं एनाइजोफोर्स। अब एनाइजोफोर्स क्या होता है? अब एनाइजोफोर्स अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके जरिए अपने आयंस, मतलब कि अपने मेटल्स, आयरन हुआ, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, अपने ये जो आयंस होते हैं ये अपने सेल के अंदर जा पाते हैं। इन्हें अपन बोल देते हैं आइनोपोर्स। आइनोपोर्स जो होते हैं वो आयंस का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। अब जो आइनोपोर्स कैसे रहते हैं? आइनोपोर्स होते हैं दो प्रकार के, एक होता है चैनल फॉर्मिंग आइनोपोर। चैनल फॉर्मिंग आइनोपोर कैसे होते हैं? अपना लिपिड के बाय लेयर में पूरे घुसे हुए रहते हैं। एक आउटर साइड में खुलता है, लिपिड के आउट में खुलेगा, और लिपिड के इनर साइड में खुलेगा। ये अपना होता है चैनल फॉर्मिंग। ठीक है, इसके जरिए अपना आयन जो है डायरेक्टली सेल के अंदर जा पाते हैं और सेल के बाहर आ पाते हैं। सेम एक्वापोरिन की तरह ही अपने होते हैं ये वाले चैनल फॉर्मिंग आइनोपोर्स, एक्वापोरिन की तरह होते हैं। एक होता है कैरियर आइनोफोर्स। कैरियर आइनोफोर्स क्या करते हैं? एक साइड में सेल के बाहर खुले होते हैं और सेल के बाहर से आयन को ले लेते हैं, फिर सेल के अंदर मुड़ जाते हैं और दूसरी साइड में अपने आयंस को बाहर की तरफ फेंक देते हैं। इसको अपन बोल देते हैं कैरियर आइनोफोर्स। कैरियर आइनोफोर्स को एक बार मैं आपको 3D में दिखा देता हूं तो आपकी क्या इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़ जाएगी। अब यहां पे आप देखो ये आइनोफोर्स है, ये कौन से हैं? ये आइनोफोर्स है। ये एक तरफ से अपने आयंस को ले रहे हैं, फिर गोल घूम के दूसरी तरफ से आयन को दे रहे हैं। ये आप देख रहे हो, ये अपना आइनोफोर्स होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, एक तरफ से लेते हैं, दूसरी तरफ से आयंस को दे देते हैं, इस प्रकार से। और ये लिपिड की बाय लेयर हो गई अपनी। सो ये अपने आइनोफोर्स होते हैं। वेरी शॉर्ट नोट में आएगा लिखने के लिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है सेल ऑर्गेनल। सेल के अंदर कितने ऑर्गेनल होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका फंक्शन क्या है? फिर अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले अपन डालते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या होता है? आइनोफोर जो है आर लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस। आइनोफोर्स अपने लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं दैट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, जो आयन का ट्रांसपोर्ट कराते हैं अपनी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से। कैसे? सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ा के, या तो वो ऐसा चैनल बना देंगे या फिर अपने कैरियर आइनोफोर होंगे जो आयन को एक तरफ से कैरी करके दूसरी तरफ छोड़ देंगे। अब अपन आते हैं की पॉइंट। सबसे पहले अपन देखते हैं फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। आइनोफोर जो रहते हैं वो हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ आयन, आयन के मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, नॉर्मली ट्रांसपोर्ट बहुत डिफिकल्ट होता है तो आइनोफोर क्या बड़े आराम से आयन का ट्रांसपोर्ट करा देते हैं। फिर अपन आते हैं मैकेनिज्म। कितने प्रकार के होता है आइनोफोर्स? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है चैनल फॉर्मिंग, या तो वो पूरा चैनल ही बना लेंगे चैनल फॉर्मिंग, या तो होते हैं मोबाइल कैरियर। फिर बनाए जाते हैं एग्जाम्पल पे। अब एग्जाम्पल क्या है? वेलिनोमाइसिन। वेलिनोमाइसिन अपने आइनोपोर्स होते हैं जो अपने पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं। फिर एक होता है ग्रामेसिडिन। ग्रामेसिडिन अपने ऐसे आइनोपोर्स होते हैं जो कि अपने मोनोवेलेंट आयंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर अपन आ गए सोर्स। आइनोपोर्स कहां होते हैं? आइनोपोर्स मेनली आपको देखने को मिलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस। बैक्टीरिया और फंगस के अंदर आपको मेनली आइनोपोर देखने को मिलते हैं। एम आई क्लियर? ये आयंस का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए होते हैं। फिर अपन आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है, अब जो अपना अगला टॉपिक है ना, ये थोड़ा आपको लगेगा कि जौहरी सर ये थोड़ा आपने अब काम का टॉपिक पढ़ाया है, हमें पढ़ाने लायक टॉपिक। अब ये जो अपना अगला टॉपिक है सीधा शॉर्ट नोट में आ जाता है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, कि एक साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है। एक साइटोप्लाज्म में क्या होता है, मैंने 3D मॉडल में दिखाया था। न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी एपरेटस होता है, अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पेरीऑक्सिसोम होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं,
ये सारे अपने साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, इनको अपन बोल देते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। सो यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आएगा, आपको सारे ऑर्गेनेल्स के नाम लिखने हैं और वो ऑर्गेनेल काम क्या करते हैं, फंक्शन लिखना है। नाम और फंक्शन सिर्फ दो चीज लिखने हैं। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, आर स्पेशल स्ट्रक्चर। ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि अपने परफॉर्म क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस अपने परफॉर्म करते हैं, जो सेल के सर्वाइवल के लिए और सेल की एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। एम आई क्लियर? अब आप यहां पे देखो, एक बार रिवाइज करवा देता हूं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अपने न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जस्ट अपना अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसमें राइबोसोम है, कुछ अपने होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम नहीं होते। फिर अपना माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, लाइजोसोम्स होते हैं जो कि डाइजेशन कराने में हेल्प करते हैं, फिर पेरिऑक्सीसोम होते हैं जो कि किसमें हेल्प करते हैं, यानी डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन में हेल्प करता है, अपना गोल्जी एपरेटस होता है जो कि अपना प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करता है। तो ये एक डायग्राम आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में बनाना पड़ेगा, ठीक है, डेफिनेशन लिख के यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। फिर आपको एक एक करके जो है एक एक ऑर्गेनल लिखना है। तो सबसे पहला अपना जो ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अलग से अपन को पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया पे डिटेल क्वेश्चन आता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पूरा स्ट्रक्चर अभी पढ़ा देता हूं, फिर यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है वो मैं इस टॉपिक के बाद आपको बता दूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि अलग से पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, तो मैं हेडिंग सारी आपको बता दूंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे लिखना है। अब यहाँ पे आप देखो, ये एक अपना माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ये आप देखो, ये एक अपना माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, देख पा रहे हो आप? तो ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, ये 3D में आप देख पा रहे हो, 3D में पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक बाहर की तरफ मेम्ब्रेन होती है, वो होती है आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की एक बाहर की तरफ मेम्ब्रेन होती है, उसे हम बोल देते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसे बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है ना, अंदर वाली जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है वो अपनी ऐसे अंदर की तरफ फोल्डेड होती है, वो ऐसी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऐसी सीधी नहीं होती, सीधी प्रेजेंट हो, वो क्या इस प्रकार से फोल्डेड होती है ताकि उसे सरफेस एरिया ज्यादा मिल पाए। इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को अपन बोल देते हैं क्रिस्टा। देख रहे हो आप, इस तरीके से फोल्डेड होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस तरीके से मैट्रिक्स पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है, बहुत सारे अपने एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में यूज होते हैं, लिपिड और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में यूज होते हैं। इसके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ना सिर्फ राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए होता है। एम्प्टी डीएनए मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए होता है अपने काम रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के बाद अगर अपन आए, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में अपनी एक स्पेस पाई जाती है। इस स्पेस को अपन बोल देते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होती है ना, वो भी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर अपने पॉजिटिवली चार्ज आयन बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स अपने प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण अपनी एटीपी बन पाती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करके एक स्ट्रक्चर होता है, अपन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में पढ़ेंगे, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ही चलता है। एम आई क्लियर? तो ये अपना पूरा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यूनिवर्सिटी में माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को अपन पावर हाउस बोलते हैं। पावर हाउस मतलब पावर बनाने वाला सेल। जैसे कि एक होता है जनरेटर, जैसे कि अपना होता है जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, एनर्जी बनाता है। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेल के लिए एनर्जी बनाता है। सेल के लिए एनर्जी कैसे बनाता है, किस फॉर्म में बनाता है, एटीपी के फॉर्म में बनाता है। तो सेल के लिए एनर्जी, सेल के लिए एनर्जी का मतलब क्या है, एटीपी के मॉलिक्यूल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल बनाता है। तो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस चलाने में, वेरियस केमिकल रिएक्शन चलाने में, सेल के नॉर्मल फंक्शन में अपन को एटीपी चाहिए होता है। तो ये एक पूरा काम होता है अपने माइटोकॉन्ड्रिया का। एम आई क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया पूरा मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया। अब अपन आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिखना है। देखो, पढ़ना अलग चीज होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना बहुत जरूरी है। आप पढ़ तो लेंगे कंसेप्ट, लेकिन लिख के नहीं आ पाओगे। आपको जिन हेडिंग्स में मैं बोल रहा हूं, जिस डेफिनेशन में बोल रहा हूं, उन्हीं डेफिनेशन में लिख के आना है, तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको लिखना क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, अपना डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल वाला स्ट्रक्चर है। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन
और एक अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन। ये मैंने आपको बताया था डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपना एनर्जी बनाता है, सेल का एनर्जी बनाता है, जिसको अपन बोल देते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी बनाने का हेल्प करता है। फिर अपन आते हैं फंक्शन क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, इसके अंदर दो कंपार्टमेंट होते हैं, ये दोनों कंपार्टमेंट बहुत जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर स्पेस में जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाली माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन होती है, उसमें अपना प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके कारण अपना एटीपी बन पाते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो अलग अलग मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म मतलब रिएक्शंस, अलग अलग रिएक्शन में यूज होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, लिपिड के मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में यूज होते हैं। तो ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अपन आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब न्यूक्लियस के जस्ट बाहर अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये नेटवर्क है मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स का। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर अपने मेम्ब्रेन का ट्यूब्स होती है, मेम्ब्रेन की ऐसी ट्यूब्स प्रेजेंट होती है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? अपना नेटवर्क है, बहुत सारी मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसमें इन्वॉल्व होता है? सिंथेसिस, अपने प्रोटीन और लिपिड को बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट एंड मॉडिफिकेशन, अपने प्रोटीन को बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन और लिपिड का, ठीक है। फिर एक अपना होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर जो अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसमें ऐसे अपने राइबोसोम जुड़े रहते हैं। राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है ना, उसमें राइबोसोम जुड़े होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन को बनाना। फिर एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अपना न्यूक्लियस के थोड़े बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके अंदर अपने राइबोसोम जुड़े नहीं होते, इसलिए उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन नहीं बनाते, ये लिपिड का सिंथेसिस कराते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं ड्रग्स का। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कोई सब्सटेंस आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, मान लो कोई ड्रग आपके लिए हार्मफुल है, तो पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होती, वो ड्रग पानी में इनसोल्यूबल होती है। अगर पानी में सोल्यूबल होती तो यूरिन के जरिए निकल जाती। तो डिटॉक्सिफिकेशन में अपन क्या करते हैं? एक हार्मफुल मॉलिक्यूल को कम हार्मफुल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं और वाटर सोल्यूबल भी उसे बनाते हैं, ताकि वो पानी में सोल्यूबल होकर यूरिन के साथ निकल जाए। इसको अपन बोल देते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन अलग से एक पूरा चैप्टर अपन बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। साथ में कैल्शियम आयरन स्टोर, ये अपने कैल्शियम आयन को स्टोर करने का भी काम करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारे फंक्शंस भी मैंने आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बता दिए कि प्रोटीन बनाना, डिटॉक्सिफिकेशन कराना, लिपिड कराना, ये सारे काम होता है। फिर अपन आ जाते हैं गोल्जी एपरेटस में। फिर अपने सेल ऑर्गेनल एक प्रेजेंट होता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस कैसे होता है? अपने मेम्ब्रेन जैसे फ्लैटेड सैक होते हैं, सैक मतलब थैली, मेम्ब्रेन जैसे फ्लैटेड सैक होते हैं, उसे अपन बोल देते हैं गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस किसमें हेल्प करता है? गोल्जी एपरेटस जो है अपने प्रोटीन को, एक प्रोटीन बना, उस प्रोटीन के अंदर मॉडिफिकेशन कराना, प्रोटीन की पैकिंग कराना, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कराना, प्रोटीन की फोल्डिंग कराना, इन सारी चीजों में हेल्प करता है। तो अपन आ गए गोल्जी एपरेटस पे। तो गोल्जी एपरेटस क्या है? ये फ्लैटेड मेम्ब्रेनस सैक होता है, फ्लैटेड मेम्ब्रेनस सैक है जो मॉडिफाई करता है, पैक करता है, ट्रांसपोर्ट करता है अपने प्रोटीन्स को और लिपिड्स को। एम आई क्लियर? फॉर सिक्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर यूज। ये गोल्जी एपरेटस अपने प्रोटीन को बनाता है, मॉडिफाई करता है, स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ताकि उन प्रोटीन्स को अपना सेल खुद यूज कर पाए। इंट्रासेलुलर यूज मतलब सेल खुद ही अंदर उसको यूज कर पाए, ठीक है। फिर अपन आते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन को बनाता है, प्रोटीन को जो अपने गोल्जी एपरेटस क्या करता है? अपने प्रोटीन सिंथेसिस को मॉडिफाई करता है। एक प्रोटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट जोड़ेगा, लिपिड जोड़ेगा, सल्फेट ग्रुप जोड़ेगा, प्रोटीन को शॉर्ट भी करेगा। अगर एक बहुत लंबा प्रोटीन है तो काट के शॉर्ट कर देगा, प्रोटीन को पैक करेगा, लिपिड को भी पैक करेगा। एक लंबा प्रोटीन है तो उसको पैक कर देगा वेसाइकल्स में, ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो पाए। गोल्जी एपरेटस एक और काम करता है, अपने लाइसोसोम्स बनाता है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ऐसे अपने वेसाइकल होते हैं जिसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं, तो ये लाइसोसोम्स बनाता है। उसके अलावा गोल्जी एपरेटस जो है अपना ग्लायोप्रोटीन, ग्लायोलिपिड और अपने बहुत सारे सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स बनाता है। फिर अपने आते हैं राइबोसोम पे। सो राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। राइबोसोम में मतलब कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बिना मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है राइबोसोम।
जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, जो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर अपना जाते हैं लाइजोसोम। लाइजोसोम्स और पेरोक्सीसोम, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी शॉर्ट नोट में यूनिवर्सिटी एग्जाम में अलग से पूछ लिए जाते हैं, वेरी शॉर्ट नोट में अलग से भेज जाते हैं। लाइजोसोम्स क्या होता है? एक ऐसी थैली होती है जिसके अंदर एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो अपने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम। अब अपने सेल के साइटोप्लाज्म में क्या चल रहा है? अपनी बहुत सारी रिएक्शन चल रही होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही होती है। सो इन मेटाबॉलिक प्रोसेस के कारण कितनी बार वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये लाइसोसोम क्या करता है? उस वेस्ट प्रोडक्ट को अपने अंदर भर लेता है और उसे अंदर करने के बाद डाइजेस्ट कर लेता है। तो लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। कुछ अपने कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं, खराब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इन सबको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। कितनी बार क्या होता है? सेल का डीएनए खराब हो जाता है। जब सेल का डीएनए खराब हो जाता है ना, तो एक सेल खुद ही मरना चाहता है, उसे अपन बोल देते हैं सेल सुसाइड। सेल सुसाइड को अपन बोल देते हैं अपोप्टोसिस। अगर एक सेल का डीएनए खराब हो गया तो सेल खराब हो गया। अगर वो खराब सेल डिवाइड करेगा तो खराब सेल डिवीजन होते रहेंगे, कैंसर सेल बन जाएगा। तो एक सेल का डीएनए खराब हो जाता है तो सेल अपने आप को डाइजेस्ट कर लेता है, इसको अपन बोल देते हैं ऑटोलाइसिस। अभी ऑटोलाइसिस कैसे अपन करते हैं? लाइसोसोम के कारण नहीं करवा पाते हैं। लाइसोसोम के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर निकलते हैं तो एक सेल जो है पूरा डिसॉल्व हो जाता है, अपना डाइजेस्ट हो जाता है। तो लाइसोसोम के फंक्शन क्या है? लाइसोसोम जो है अपने केपेबल होते हैं डाइजेस्ट करवाने। लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं लाइसो एंजाइम, लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होता है लाइसो एंजाइम, वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, आरएनए, इन सब का डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है। फिर लाइसोसोम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? बैक्टीरिया के डिस्ट्रक्शन में। अब मान लो एक सेल है, अब एक सेल के अंदर गलती से एक बैक्टीरिया आ गया, तो इस बैक्टीरिया को भी वो डाइजेस्ट कर देता है लाइसोसोम, एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। बैक्टीरिया के अलावा कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो सेल के अंदर नहीं होता, सेल के अंदर आ जाए, उसे अपन बोल देते हैं फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी भी सेल के लिए बहुत ही हार्मफुल रहती है, तो इन फॉरेन बॉडी को भी डाइजेस्ट करने का काम करता है। और लाइसोसोम कहां बनते हैं? लाइसोसोम अपने बनते हैं गोल्जी एपरेटस, ये सेलुलर डिफेंस भी कराते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी सिक्रेटरी प्रोडक्ट। अब मान लो कुछ अपन ने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बना लिए, तो सेल के अंदर जगह ही नहीं है भाई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के लिए, तो लाइसोसोम उसको भी डाइजेस्ट कर देता है, अपने अनवांटेड प्रोडक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है और अपने डैमेज सेल को जो है डाइजेस्ट कर लेता है। फिर लाइसोसोम के बाद फिर अपना एक प्रेजेंट होता है पेरीऑक्सीसोम। पेरीऑक्सीसोम क्या होते हैं? ये लाइसोसोम जैसे ही होते हैं, लेकिन लाइसोसोम किससे बन रहे हैं? अपने गोल्जी एपरेटस से बन रहे हैं। पेरीऑक्सीसोम जो है गोल्जी एपरेटस से नहीं बनते। पेरीऑक्सीसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। अगर अपना पेरीऑक्सीसोम पहले से सेल में प्रेजेंट होता तो प्री एग्जिस्टिंग पेरीऑक्सीसोम से बनेंगे। अगर पेरीऑक्सीसोम सेल में बिल्कुल नहीं है तो वो कहां से आएंगे? वो अपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनेंगे। तो पेरीऑक्सीसोम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन करवाने में हेल्प करते हैं और अपना फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म करवाने में हेल्प करते हैं। फिर इसके फंक्शन क्या है? रिजेंबल लाइसोसोम, ये लाइसोसोम की तरह ही होते हैं बट फंक्शन में डिफरेंट है और दिखने में डिफरेंट होते हैं। अब ना लाइसोसोम तो गोल्जी एपरेटस से बनता है, लेकिन पेरोक्सीसोम गोल्जी एपरेटस से नहीं बनता। ये कैसे बनता है? अगर पहले से पेरीऑक्सीसोम हो तो उसके डिवीजन से बन जाएगा, या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। मैंने करेक्शन कर लेना, मैंने शायद गलती से बोल दिया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अपना क्या बनता है? प्रोटीन बनते हैं। फिर पेरोक्सीसोम क्या कराता है? डिटॉक्सिफिकेशन। पेरोक्सीसोम में क्या अपने कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कैटालेज पेरोक्सीडेज एंजाइम। ये कैटालेज पेरोक्सीडेज एंजाइम क्या करते हैं? अपनी बॉडी के अंदर हार्मफुल मटेरियल जो होते हैं, अपने सेल के अंदर क्या कुछ हार्मफुल रेडिकल्स बन जाते हैं, उन्हें अपन बोल देते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो रहता है वो एक तरीके का फ्री रेडिकल होता है। फिर H2O2 जो है इसे अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो एक तरीके का अपना फ्री रेडिकल होता है, ये टिश्यू को डैमेज करता है और उसको इंजरी लाता है। अगर सेल के अंदर अगर अपना हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट होगा तो अपने पेरोक्सीसोम सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पेरोक्सीसोम में अपना कैटालेज पेरोक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो इस फ्री रेडिकल को खत्म कर देते हैं। Am I clear? फिर अपने आते हैं सेंट्रोसोम। अब अपने सेल के अंदर ना सेंट्रोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोसोम किसमें हेल्प करते हैं? सेल डिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। सेल डिवीजन के समय अपने स्पिंडल फॉर्मेशन कराते हैं अपने सेंट्रोसोम। फिर अपना आता है साइटोस्केलेटन। अब अपने सेल के अंदर ना साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट होते हैं।
किसमें फंक्शन करते हैं? साइटोस्केलेटन जो है सेल का शेप बनाते हैं, सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके अलावा साइटोस्केलेटन जो है सेल के अंदर एक पूरा रास्ता बना देते हैं ट्रैक जैसा, जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल जो है इस तरीके से मूव हो पाता है। फिर क्रोमोसोम सेपरेशन, सेल डिवीजन में क्रोमोसोम को सेपरेट भी कराएंगे, सेल का लोकोमोशन भी कराएंगे, साथ में मसल के कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। फिर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, सेल के अंदर कुछ माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं जो सेल का शेप बनाने में हेल्प करते हैं। अपना थिन एक्टिन फिलामेंट होते हैं जो सेल का शेप बनाने में हेल्प करते हैं। फिर अपने सेल के अंदर कुछ प्रेजेंट होते हैं इंटरमीडिएट फाइबर, इंटरमीडिएट फाइबर भी सेम सेल को स्ट्रेंथ देते हैं और सेल के स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बनाते हैं। फिर कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं सेल के अंदर, सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी क्या करते हैं? सेल का शेप बनाते हैं और सेल डिवीजन में माइटोटिक स्पिंडल बनाने में हेल्प करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सेल ऑर्गेनल। ये पूरा अपन ने सेल ऑर्गेनल जाना। फिर सेल ऑर्गेनल के बाद अपना अगला क्वेश्चन किससे आता है? सेल ऑर्गेनल के अलावा फिर अपना अगला क्वेश्चन जो है वो अपना पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया पे सीधा क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया पे एक पूरा शॉर्ट नोट लिख दीजिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैं बारे में पूरा आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एटीपी बनाने में हेल्प करता है। अब आप यूनिवर्सिटी में कैसे लिखेंगे? यूनिवर्सिटी में आपको पहले लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन, मैं आपको हेडिंग बता देता हूं, डेफिनेशन लिखना है, फिर आपको लिखना है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आप कैसे लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, हर किसी सब्सटेंस को अपने अंदर आने नहीं देती और अपने अंदर की तरफ फोल्डेड भी होती है। उसके अलावा इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होती है, उसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक ये वाला डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है और माइटोकॉन्ड्रिया का एक डीएनए प्रेजेंट होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के लिखने पड़ेंगे फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? एटीपी बनाना। तो पूरा माइटोकॉन्ड्रिया अपन ने पढ़ लिया था, मेरे नोट्स के अंदर दिया हुआ है, एक बार आप नोट्स को रीड कर लेना। अगर मैं आपको एक एक टॉपिक को ऐसे लाइन लाइन करके पढ़ाऊंगा ना तो आप खुद भी बोर हो जाओगे और आपको भी क्या पढ़ने में मजा नहीं आएगा। और उसके अलावा एक वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी। सो माइटोकॉन्ड्रिया पूरा मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक बार नोट्स मेरे रीड कर देना। सॉफ्ट कॉपी मेरे नोट्स की ऐप में मिल जाएगी, हार्ड कॉपी वेबसाइट में मिल जाएगी। फिर अब बने जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे। जो अपना अगला टॉपिक है उसे अपन बोल देते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मतलब कि एक अपनी सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। आपको ऑलरेडी ये कंसेप्ट पता होगा एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट का, मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं और यूनिवर्सिटी में कैसे लिखेंगे आपको वो बता देता हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं अपने बॉडी में क्या होता है। दो तरीके के ट्रांसपोर्ट पाए जाते हैं, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपन कब करते हैं? एटीपी का इस्तेमाल करके। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? बिना एटीपी के इस्तेमाल करके मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन के बाहर कोई मॉलिक्यूल है, वो प्रेजेंट है 100। सेल मेम्ब्रेन के बाहर मॉलिक्यूल कितना प्रेजेंट है? 100। मान लो पानी के मॉलिक्यूल 100 प्रेजेंट है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर पानी के मॉलिक्यूल 10 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण यहाँ पे मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल कम है। तो हमेशा याद रखना, ज्यादा मॉलिक्यूल से कम मॉलिक्यूल के तरफ जो है चीजें ऑटोमेटिकली चली जाती हैं ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए, यहाँ पे दोनों तरफ मॉलिक्यूल नॉर्मल हो जाए। सो जितने भी मॉलिक्यूल हैं डायरेक्टली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे और अंदर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, इसे अपन बोल देते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कब होता है? अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण होता है। अगर बाहर मॉलिक्यूल ज्यादा है, अंदर मॉलिक्यूल कम है, तो बिना किसी प्रोटीन वगैरह के नॉर्मली सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से सारे मॉलिक्यूल जो है अंदर आ जाएंगे। फिर दूसरा अपना होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है किसी अपन प्रोटीन के कारण कर पाते हैं। यहाँ पे अपने सेल मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन ने चैनल बना लिया, अब सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन चैनल बन गया। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो कितने हैं? यहाँ पे मॉलिक्यूल ज्यादा है, मान लो 100 मॉलिक्यूल है, अंदर की तरफ मॉलिक्यूल है मात्र 10। तो अपन क्या करेंगे? एक चैनल बनाएंगे। सेल के अंदर चैनल बनाने के कारण एक दरवाजा टाइप बन गया जिसके जरिए सारे सेल जो है अंदर आ जाते हैं। इसे अपन बोल देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब अपना डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये बिना एटीपी के इस्तेमाल के कारण हो रहा है, इसलिए अपन इसे बोल देते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगानी पड़ती है, एटीपी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब मान लो सेल के अंदर, मान लीजिए
सेल के अंदर जो है आयन अपने 100 प्रेजेंट है और सेल के बाहर आयन अपने मात्र प्रेजेंट है 20। अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपन खिलाफ कर रहे हैं। अब कायदे से क्या होना चाहिए, सेल के अंदर से बाहर की तरफ मॉलिक्यूल जाना चाहिए, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, अपन कुछ चैनल्स बनाते हैं प्रोटीन के जरिए और उन चैनल में अपन देते हैं एटीपी। एटीपी का इस्तेमाल करके अपन सेल के बाहर जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको पकड़ेंगे और जबरदस्ती एनर्जी का इस्तेमाल करके सेल के अंदर अपन डालेंगे। इस तरीके से पकड़ेंगे, डालेंगे एनर्जी का इस्तेमाल करके। इसको अपन बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एम आई क्लियर? ये अपना होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं ना, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसे अपन बोल देते हैं को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, एक ही साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल अंदर चले जाते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सारे मॉलिक्यूल एक साथ आ गए। ये को ट्रांसपोर्ट है, या तो सेल के अंदर जाएंगे मॉलिक्यूल या तो सेल के बाहर जाएंगे। फिर एक होता है एंटी ट्रांसपोर्ट। एंटी ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, एंटीपोर्ट के अंदर एक मॉलिक्यूल या तो अंदर जाता है या दूसरा मॉलिक्यूल बाहर आता है। इसको अपन बोल देते हैं एंटी ट्रांसपोर्ट। एक मॉलिक्यूल अंदर आएगा, एक मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूं अब अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जो अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है, एटीपी का इस्तेमाल करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन सोडियम पोटेशियम पंप देखते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर अपन क्या करते हैं, एक चैनल के जरिए अपन दो मॉलिक्यूल जो है अपने पोटेशियम के, दो मॉलिक्यूल अपन सेल के अंदर डालते हैं और तीन मॉलिक्यूल जो है सोडियम के बाहर फेंकते हैं। इसको अपन बोल देते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये एटीपी का इस्तेमाल अपन करके करते हैं। ये होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहां पे एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है एटीपी का। अब एक होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपन कैसे करते हैं, अपन ने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब करा, अपन ने एनर्जी का इस्तेमाल करा और एनर्जी का इस्तेमाल करके अपन ने पोटेशियम के मॉलिक्यूल बाहर फेंक दिए। अब वो पोटेशियम के मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे और उसके जरिए पोटेशियम के साथ साथ में अपना एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी अंदर चला जाएगा। इसे अपन बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर अपन ने एनर्जी नहीं लगाई, पहले वाला जो मॉलिक्यूल एनर्जी लगा के बाहर गया था ना, वो वाला मॉलिक्यूल दोबारा सेल के अंदर आ रहा है और उसके साथ में पीछे पीछे अपना एक और मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ जाता है। इसे अपन बोल देते हैं सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। अब डायरेक्ट अपन बात करते हैं मुद्दे की, सर यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। यूनिवर्सिटी में आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये डायग्राम बनाना पड़ेगा प्राइमरी सेकेंडरी का, और ये सारे डायग्राम बनाने पड़ेंगे जिसमें आप डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट और अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिखा रहे हो। एम आई क्लियर? इस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको बनाना है। अब कैसे लिखना है, अब आपको पहले लिखना है डेफिनेशन। डेफिनेशन ये लिखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अपनी सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वो अपनी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। हर किसी सब्सटेंस को अंदर नहीं आने देती, हर किसी सब्सटेंस को सेल से बाहर नहीं जाने देती। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, किसी किसी सब्सटेंस को अंदर आने देगी, किसी किसी सब्सटेंस को ही बाहर जाने देगी। कैसे? दो प्रोसेस के कारण, एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो रेगुलेट करती है क्या, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, अपने मॉलिक्यूल्स को अंदर भेजना और अपने मॉलिक्यूल्स को बाहर भेजना। ये मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। ये मेंटेन करता है हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन करता है एक नॉर्मल कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स का, हीमोस्टैसिस मेंटेन करता है। जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल होती है, कुछ सब्सटेंस को डायरेक्टली पैसिवली अंदर आने देती है, कुछ सब्सटेंस को चैनल्स के माध्यम से अंदर आने देती है। अलाउ ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल टू पास। अब ये मॉलिक्यूल साइज के आधार पे, चार्ज के आधार पे, सॉल्युबिलिटी के आधार पे अंदर और बाहर जा पाते हैं। अब एक मेम्ब्रेन से अपन ट्रांसपोर्ट कैसे कराते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी चाहिए रहता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एटीपी नहीं चाहिए रहता है। अब अपन आते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट पे। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें मॉलिक्यूल जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के जरिए मूव करता है। हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में अपने मॉलिक्यूल मूव करते हैं। जैसे कि अगर मॉलिक्यूल यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 10 है, तो मॉलिक्यूल 100 से 10 की तरफ जाएंगे ताकि इक्विलिब्रियम बन पाए, दोनों साइड सेम मॉलिक्यूल हो जाए। इसे अपन बोल देते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। बिना एनर्जी के इस्तेमाल करके मॉलिक्यूल का जाना एक जगह से दूसरी जगह। ये भी दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल डिफ्यूजन और एक फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो लिपिड के अंदर सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि अपना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अपने स्टीरॉयड हार्मोन। अपने ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीरॉयड हार्मोन कैसे रहते हैं, लिपिड में सोल्यूबल होते हैं। ये डायरेक्टली लिपिड के बाइलेयर को क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ में काम होता है।
फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो है, जो मॉलिक्यूल अपने वाटर सोल्यूबल होते हैं, लिपिड में सोल्यूबल नहीं होते हैं, उनको अपन को ऐसे चैनल बनाना पड़ता है, उसके जरिए वो सेल के अंदर आ पाते हैं। जैसे कि अपने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, अपने अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल, वो आते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन से अंदर। फिर अपन आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर अपन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करते हैं। एटीपी का इस्तेमाल करके अपन अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अपन मॉलिक्यूल को भेजते हैं। अब अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरीके का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक अपना सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो कुछ इन हेडिंग्स में आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लिख के आना है। दिस इज ऑल अबाउट अपना फर्स्ट चैप्टर सेल। सेल बच्चे अक्सर पढ़ के नहीं आते और यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन तो हो जाता है, फिर उनको रिग्रेट होता है, अरे यार इतना इजी क्वेश्चन हमने लिख पाए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं लिख पाए, पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं लिख पाए, सेल मेम्ब्रेन नहीं लिख पाए, सेल ऑर्गेनेल नहीं लिख पाए। ये बहुत ही इजी टॉपिक्स है, बट बच्चे फिर भी नहीं लिख पाते क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ के नहीं जाते। सो अब आपसे क्वेश्चन सारे बनेंगे, इतने ही क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अपना होने वाला है एंजाइम। पूरा अपन एंजाइम जो डिटेल में पढ़ने वाला। सो थैंक्स फॉर एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।